हाय बच्चों, तो आपका स्वागत है वनस लर्निंग क्लासेस में। टुडे माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज जो है कि आपको जो है कि लगभग यहाँ पर जो 1 मार्च को आने वाला जो पेपर है गणित का, उसकी तैयारी आपको शुरू यहाँ पर कराई जाएगी। गणित का पेपर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो है कि यदि हम 100% इसमें यदि तैयारी से कर लेते हैं तो ये कोड नंबर आपका 822 HX है। तो ये लगभग 70 मार्क की आपकी तैयारी पूरी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब इस प्रकार से जो कि बच्चों आज जो है कि हमारे थोड़े गले भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसमें 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम रहेगा। तो इसी में थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। और इसके बाद जो है कि लगभग 3 घंटे 15 मिनट का जो समय दिया, तो इसमें 3 घंटे करने का होता है, 5 से 15 मिनट आपका जो पढ़ने का होता है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये दिशा आपका निर्देश है, इसमें याद रखिएगा, निर्देश को ध्यान रखिए। इसमें प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, ठीक है ना। तो 2 खंड में आपको करना है। तो यहाँ पर दूसरा जो है खंड में अ में जो 20 अंक हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 अंक के, वो OMR सेट में भरने वाला है, जिसको आप जो है कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में शायद भरे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी कराया होगा आपके विद्यालय पर। OMR सीट पर अंकित जो है मन उत्तर दिया होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि OMR सीट पर भरने के बाद जो है उसे काटे ना, यदि गलत हो जाता है तो उसको काटे ना। और एक चीज़ और है, 5वां खंडों में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर जो प्रकाश वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक मतलब उसे एक्सप्लेन करना है, उसको विस्तार करके उसको हल करके आपको देना, जो 2 से 4 6 मार्क का होगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो खंड ब में कुल प्रश्न जो 5 रहेंगे, ये याद रखिएगा। और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में जो उसका अंक स्पष्ट लिख दिया, कितने खंड करने हैं, ये चीज़ आपको क्लियर दिया होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है कि 6वां प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित होंगे। 8वां वाला जो पॉइंट है, इसमें 1 2 4 6 मार्क का जो भी पेपर रहेगा, तो उसमें आपको मार्क जो अंकित किया जाता है, तो उस तरह से उस पर तैयारी आप कर सकते हैं। और 9वां आगे प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए, और उस प्रश्न के समय पर नष्ट मत कीजिए जो आपको हल नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उस पर आपको समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आते हैं सबसे पहले जो कि वो प्रश्न आप करेंगे, जो 2 से 4 मार्क 6 मार्क के प्रश्न जो होते हैं, उसमें से जहाँ से भी आपको खंड अ से, चाहे खंड ब से कहें, चाहे खंड स से, जो भी हो, जितने भी खंड अ ब में होंगे, तो उसमें से जो प्रश्न आपको होते हैं, पहले वो प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिख के उसका उत्तर लिखिए, उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए। तो इस तरह से जो है कि आपका ये यहाँ पे खंड अ जो हम पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं खंड अ में जो है कि बहुविकल्प प्रश्न है, जो लगभग हमने बताया था इससे पहले कि बहुविकल्पी प्रश्न जो है 20 मार्क का होता है। तो जिसमें जो है कि लगभग 5 से 10 मार्क जो है पर टाइम लगता है, लेकिन आइए हम शुरू करते हैं। तो यह करेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर, ठीक है ना, 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। कह रहा है कि यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल होता है, तो वह संख्या का जी ठीक होगी, वह संख्या क्या होगी, इस प्रश्न को हम हल करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आइए उसके लिए एक पेज लेते हैं। पेज पर जो है कि सवाल के जो है प्रश्न को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन उसका करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 245 आपको लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो है कि आप लिख लेंगे 1037, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम 245 लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1037 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर 5 शेषफल की बात करें तो 5 शेषफल माइनस कर दे। शेषफल का मतलब होता है जो शेष बच गया है तो उसको माइनस कर देना होता है, याद रखिएगा। ऐसे नियमों में, ऐसे सवालों में 240 हो जाएगा घट के, और यहाँ पे 1037 में से 5 घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग 1032 आ जाता है आपका। तो इस तरह से देखिए, अब लगभग जो है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या, अच्छा बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे HCF होता है, जो जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका अर्थ है मौसोप या महत्तम समापवर्तक उसका निकालना होगा। तो महत्तम समापवर्तक के लिए 2 विधियाँ इसमें, एक तो गुणनखंड विधि के द्वारा जो है कि आप निकाल सकते हैं उसको, और दूसरा भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं, जो इस पहले एक्सरसाइज में जो है कि लगभग ये भाग विधि से जो है कि इसका दिया हुआ है निकालने के लिए तरीका। तो वो आप जानते हैं कि छोटे जो संख्या से क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं। यहाँ पर छोटे संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, उसका सेपरेट अलग अलग जो है कि गुणनखंड निकाल कर उसे हल कर सकते हैं। 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर इसके 2 से भाग देंगे, 2 छः का 12 हो जाता है, 60 हो जाता है। फिर 2 से भाग देते हैं, मतलब 2 से कटाते हैं। भाग देना कटाना एक ही चीज़ हो जाता है, ठीक ना। भाग देने का मतलब भाग देना है, और कटाना जो उसको कटा, जैसे 2 3 6, तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 5 10, 15 बार में कट जाएगा। अब इसी प्रकार जो है कि आप क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 पर 5 एकम 5 हो जाता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह 240 का हमने क्या किया है, यहाँ पर पूर्ण जो है कि हमने गुणनखंड निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर आइए हम क्या करेंगे, 1032 का देखें, 2 5 10, 2 में कम 2, ठीक है ना, और 2 6 12। यहाँ पर 2 से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 2 के 4, 2 5 10, 2 8 16। और फिर 2 से यहाँ पर करेंगे 2 कम 2, 2 2 के 4, 2 9 18। इस तरह से 129 हो गया। अब 129 जो है कि 3 से 12 में भाग देंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। 43 एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संख्या से नहीं, वो अपने खुद संख्या से करते, तो ये 43 यहाँ पर हो जाता है। 43 से कम 43 हो जाता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से जो है कि 240 जो है, 240 का क्या है, यहाँ पर गुणनखंड 2 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 बार 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 पर पावर 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 3 एक बार है तो 3 लिख दीजिए, और यहाँ पर 5 एक बार है तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आसान तरीका होता है कि इस पर पावर इंडिकेट करके हम लिख सकते हैं, दर्शा के लिख सकते हैं। 1032 को भी इसी तरह करेंगे जिस हिसाब से हमने 240 का किया था। तो 1032 में देखिए कितने बार है, 3 बार है तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। 3 कितने बार है, 1 बार है तो इस पर 3 पावर 1 हो जाएगा। अब गुणे यहाँ पर 43 एक ऐसी संख्या जो विभाजित नहीं होती है, ठीक है ना। 43 संख्या विभाजित नहीं, तो उसको हम रख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, मौसम पर निकालेंगे। देखिए इस विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी आप कर सकते हैं। इस विधि और भाग विधि से दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर 3 पर पावर 1, मतलब ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब दोनों पक्षों में जो मिल जाता है उसको हम एक बार, ये दोनों जोड़ों का मतलब एक बार लेते हैं। जैसे दोनों ऊपर मिला है कि नहीं मिला है, और 3 भी ऊपर मिला है, नीचे भी 3 मिला है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 और 3 के जोड़ों को ले लेते हैं, ठीक है। 2 से 3 जोड़ों कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर 2 पर पावर 4 है, यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पर पावर 3 लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 पावर 1 है, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का 3 में गुणा कर देंगे, 24 हो जाएगा। अच्छा, इस विधि से भी कर सकते हैं आप, भाग विधि से भी करेंगे तो डायरेक्ट ही आपका 24 आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको भाग विधि अच्छी तरह से आना चाहिए। जबकि फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह से डिवाइड करना आपको भाग विधि द्वारा बताया गया है, ठीक है ना, किस तरह से जो करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि आपका आंसर C वाला होगा, जो इसका आंसर जो है कि 1 मार्क के लिए आपका 24 वाला ये होगा, जो तीसरा है C। अब इस तरह से OMR शीट में आप भरते समय ये ख्याल रखिएगा कि उसमें जो है कि OMR शीट में ज़्यादा कठिन ना हो, ठीक है, साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर दूसरा जो है प्रश्न ये दिया है कि एक द्विघात बहुपद से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये x³ है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, bx² हो जाएगा, प्लस ये x हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर d हो जाता है। तो वही कह रहा है कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या यहाँ पर निकालनी है, तो आप शून्यकों की संख्या यहाँ पर दिखाना रहता है, आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो है कि त्रिघात में आपका लोग अधिक से अधिक जो है कि कितना होगा, 3 होगा। अधिक से अधिक कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है ना। अधिकतम जो घात कितना है, 3 है, तो अधिकतम घात जो 3 है वही उसका क्या होगा, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरे प्रश्न पर चढ़ते हैं। करेंगे समीकरणों में, करेंगे समीकरण 2x + ay, यहाँ पर दिया समीकरण 2x + ay बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x + ay बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान, कह रहा कि यदि a का मान, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा यदि a का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब देखिए नीचे आपका ऑप्शन सारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन को भी हम देखेंगे और सवाल को भी सॉल्व करके दिखाएंगे हम किस तरह से इसका जो है आपका आंसर आएगा। तो कल यहाँ पर लिखेंगे कोई, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कोई हल नहीं हो, तो कोई प्रश्न में यदि हल नहीं हो तो फिर इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए यदि कोई हल नहीं है, ठीक है ना, तो इस तरह से इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस तरह से यहाँ पर तीनों कंडीशन लिख के हम मैच करेंगे और मिलाएंगे कि किसका बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि a1 a2 = b1 b2 = c1 c2, क्योंकि ये कोई हल नहीं होने का ये सूत्र है, कोई हल नहीं होने का ये सूत्र है, ठीक है ना। a1 a2 = b1 b2 = c1/c2, मतलब तीसरा जो है दोनों पद के बराबर नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है कि इसमें सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसमें रखेंगे, रख के फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर 2x + ay हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2x + ay = 3x - 5y हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3x - 5y। तो इस तरह से जब कंडीशन जो है कि आप देखिए किस तरह कंडीशन और कौन सिचुएशन से लग रहा है। तो उस सिचुएशन को ध्यान से देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे a का मान कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2x + ay है,
बराबर एक है, बराबर क्या है, एक है, ठीक है। तो इधर लेफ्ट साइड में लेंगे, क्या करेंगे, उसको जो है कि लेफ्ट साइड में लेकर चले आएंगे, तो माइनस एक प्लस एक है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। सेम कंडीशन हमें क्या करना, 3x - 5y बराबर 7 है, तो इसमें 7 जो है कि लेफ्ट साइड में ले लीजिए, जिससे आसानी हो जाएगी, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 लिखेंगे। यहाँ पे a1 का मान पहले लिख लेते हैं, a1 का मान क्या इसमें 2 है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, a2 और अभी क्या b करेंगे, और a1 c a2 तीनों जो है पदों का a1 नाम लिख लेंगे। a2 a1 का a2 2 है b1 यहाँ पे, b2 c1 c2 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका a, और यहाँ पर c1 का वैल्यू हो जाएगा आपका -1। यहाँ पे a2 का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, -5, और c2 का वैल्यू हो जाएगा -7। तो गाइस इस तरह से क्या करेंगे, हम सब जो है कि लिख लेंगे, लिखने के बाद जो है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले प्रोसेस में लाएंगे हम। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए आपका जो दो दिया है, तो 2 में क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, क्योंकि a2 का वैल्यू रखना है। फिर इसके बाद जो है कि आपका b1 है, b1 का वैल्यू हम रख देंगे a है, b2 का वैल्यू -5 है। फिर इसके बाद जो है कि आपका c2 का जो वैल्यू है रखेंगे, तो c2 का वैल्यू क्या है, -1 है, और यहाँ पर क्या है, अब -7 है। अब इसे क्या करेंगे, कब यहाँ से जो है क्या करेंगे, ये जो है कि पहला दूसरा का कॉम्बिनेशन हम कैलकुलेशन करना है, क्योंकि तीसरा तो दोनों के बराबर है नहीं, तो 3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो -2 5 10 हो जाएगा। ए का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, -10/3। तो इस तरह से 10/3 जो है कि आपका ए का वैल्यू निकल जाता है। जैसे आने वाले जितने भी प्रश्न रहेंगे उसमें इसका वैल्यू यदि निकालना रहेगा, तो इसी तरह आपको आराम से निकालना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -10/3, यहाँ पर उत्तर दिया हुआ, तो इस तरह से आपका जो इसमें आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है ना। तो अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि समीकरण, यहाँ पर दिया है कि यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0, ठीक है ना, का एक मूल 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल दिया हुआ है तो इसमें a का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, एक मूल दिया हुआ है। तो आइए इसका भी हल देखते हैं कैसे इसको करना है। तो ये मान एक मूल दे दिया, 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये आपका x का मान जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लिया कि 2 मानना पड़ेगा, x = 2 रखेंगे तभी जाके a का मान निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x² + ax, और इसके बाद अगर +6 = 0 रखेंगे, तो x का जहाँ मान है, जहाँ जहाँ पे x का मान है वहाँ पे आप मूल जो है 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, ये x का मान 2 हो जाएगा, 2 पर पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर a, और x का वैल्यू जो रखेंगे हम ये 2 रखेंगे, ठीक है, x का वैल्यू 2 रखेंगे और यहाँ पर 6 रखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब यहाँ पर 2 है, 2 का यहाँ पर 2 पर घात 2 है, तो 2 दूनी के 4 कर देंगे, और प्लस यहाँ पर 2a हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2a हो जाएगा, +6 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें क्या करना है आपको, 2 चौक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और +2a + 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 8 जोड़ देंगे क्योंकि ये संख्या है, और इसमें फिर इसके बाद 2a का वैल्यू निकालना है, तो 8 से 14 हो जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर 0। अब 14 को क्या करेंगे, वहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, तो 14 जो है कि 10 में पक्षांतर होता है उधर जाता है, तो ये माइनस में हो जाता है, तो ए का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, -14/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14। तभी इस तरह से जो है आपका यहाँ पर a का वैल्यू -7 निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस ये जो है कि आपका प्रश्न हल हो गया है। अब ये -7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगला प्रश्न भी हम जो है कि यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे और उसको भी हल करेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह मान लीजिए कि जो भी मूल्य दिया रहेगा, इसमें a b c का कुछ भी वैल्यू निकालना है, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, बस ये एक जो मूल है वो आपको रख देंगे, रख के आप हल कर देंगे। समांतर श्रेणी जो है कि -62 -59 डैश 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 7, 10 का 11वां पद होगा। 7 - 10 क्या 11वां पद आपको निकालना है। अब आइए इनको अब हल करना देखते हैं हम कैसे हल करना है। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी का सवाल है, समांतर श्रेणी से, तो यहाँ पर उसको जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का मान पहला 62 है, ए का मान क्या है 62 रख देंगे। अब इसके बाद डी का मान निकालना है,
तो डिफरेंस सब जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस जो है कि दोनों संख्याओं का बीच का जो अंतर होता है, जो घटाना होता है, वो होल के बराबर होता है। तो यहाँ मान लिया कि A2 है तो A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। A2 का जो वैल्यू दिया है आपका 59 दिया है, 59 में से अब क्या करेंगे, माइनस 62 है, ठीक है ना, माइनस क्या है 62 है। तो अब ये माइनस 62 ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि माइनस तो पहले सूत्र में ही है। -59 यहाँ पर लिखेंगे -59, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बाद 62 यहाँ तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 62 में से 59 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब डी का मान यहाँ पर 3 हो जाता है। तो अब इस तरह से जब डी का मान 3 हो गया, ए का मान जब ज्ञात हो गया तो ये ध्यान रखिएगा जब ए और डी का जब वैल्यू डी निकल जाता है या आपको प्राप्त हो जाता है या मालूम हो जाता है, तो फिर आप आराम से जो है क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रख के आप निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पे ग्रामा पद जो है कि अब क्या करना है, ग्रामा पद ज्ञात करना है। तो ग्रामा पद ज्ञात करना तो क्या करेंगे, अब an इक्वल टू ए, ठीक है ना, A1 प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी, ठीक है ना। या तो आप Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा an, तो यहाँ पर A11 हो जाएगा। A11 पर जब मान रखें तो A1 का मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ A1 का मान माइनस दिया है कि 62 है, प्लस जो है कि n का मान आपको क्या करना है, रखना है। क्या यहाँ पर 11 दिया है तो ग्रामा पद निकालना है। तो ग्रामा पद जब निकालना तो इनका मान दिया हुआ है, तो इनका मान दिया है तो अब क्या करेंगे, इनका मान यहाँ पर 11 रख देंगे, 11 में से 1 को माइनस कर देंगे और फिर इसके बाद डी का मान जो इसमें गुणा कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है इसमें 3 जो है गुणा कर देते हैं। तो ये 11 का मान जो निकलेगा तो -62, 11 में से 1 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, 10 गुणा 3 कर देंगे, ये 11 बराबर क्या होगा, -62 हो जाएगा और प्लस 10 से 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, -62 में से 30 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -62 में से 30 को जब घटाते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 32 हो जाता है। इस तरह से A11 का मान जो है आपका ये -32 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है कि इसको हल करेंगे, इस तरह से आपको इसको निकालेंगे, ठीक है ना। इसका देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है, तो ये आपका जो है कि डी वाला आंसर था, जिस पे आपको ये ट्रिक करना है या आपको भरना है। अब यहाँ से इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे हम। किसी समबाहु त्रिभुज ABC, किसी समबाहु त्रिभुज ABC यदि AD लंब है BC पर तो AD² का मान होगा, ये AD² बराबर होगा। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं, देखते हैं। अब समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों क्या भुजाएं हैं, आपस में बराबर है। तब इस तरह समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। अब इसको हल करेंगे हम। अब यहाँ पे A हो जाएगा, B इसको मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज दिया है तो क्या करेंगे, उसमें हम ABCD मान के करेंगे, ठीक है ना। तो AD यहाँ पर लंब है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, D पर BC पर लंब डालेंगे। A से जो है कि AD जो है BC पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर जो है कि लंब की प्रक्रिया पूरी होती है, AD² बराबर होगा। अब कह रहा है कि AD² का मान बराबर होगा, ठीक है ना। तब ये पहले निकालना पड़ेगा। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी को आपको याद रखिएगा, हर प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इनके जो क्या होते हैं, ये प्रमेय है, प्रमेय याद रहेगा तो फिर आप लगा लेंगे। तो यहाँ पर आइए त्रिभुज, अब देखते हैं कि यहाँ पे ADC बन जाएगा, ठीक ना। अब ADC में हम देख लेते हैं, मिला लेते हैं क्या है ADC में, ठीक है ना। यहाँ पर 2 त्रिभुज की रचना हो गई। तो D के सामने वाला जो भुजा होती है, D के सामने वाली भुजा वो कर्ण भुजा होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये D के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा मानी जाती है। जैसे D के सामने A से जो कर्ण हो गया कि नहीं हो गया। और ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय में तो आप जानते हैं, इसके पहले पाइथागोरस प्रमेय भी जो कि आप 8वीं 7वीं 6वीं में लगाते थे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगभग जो है बहुत पहले से देता चला आ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय करके जो है कि हम इसको हल करेंगे। और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा क्या है, ये हल्का सा गला पकड़ा हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ में तो आवाज़ तो बराबर आती होगी, थोड़ी सी ये होगा कि उसमें थोड़ा वो होगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग मैनेज करके ले लेंगे इसमें। अब यहाँ पर क्या दिया है कि AC² बराबर AD² प्लस JC² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AC² ना, कर्ण का वर्ग जो होता है ये आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो AC हमारा कर्ण है। तो AC का मान जो है कि आपको क्या करना, निकालना है। तो AC का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, AC का स्क्वायर करेंगे भाई। जब उसका फॉर्मूला जब है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम AC का स्क्वायर करेंगे। तो AC का स्क्वायर जब होगा तो ये AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर होगा।
ठीक है ना। तब यहाँ पर जो है कि पूरा आप देखिए क्या निकालना है, ए सी बराबर क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ए सी बराबर बी सी है, ठीक है ना। ए सी के बराबर क्या है, बी सी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो इसलिए ए सी के बराबर बी सी है, या ए सी के बराबर आप ए भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ए सी के बराबर बी सी मान, तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा कि ये ए डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो है कि आपका इसमें डी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ए सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर, इसलिए अब यहाँ पर जो है कि ए सी बराबर क्या है, यहाँ पर बी सी है। मतलब ए सी बराबर बी सी रखने पर इस तरह से तो क्या करेंगे, ए सी बराबर आप बी सी रख देंगे। तो ए सी बराबर बी सी रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि जहाँ बी सी वहाँ पर ए सी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। देखिए आप जो है कि यहाँ पर जो है कि ए सी के बराबर बी सी रख सकते हैं ना, मतलब डी सी प्लस बी डी जो मिला के बी सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप जो है कि कह रहा है कि ए सी बराबर जो है बी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 डी सी है, बी सी में जो है कि डी सी जो है कि कितने बार है, 2 बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 डी सी रख देंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बी सी में जो बी सी में आपका डी सी 2 बार है ना, मतलब बी सी में डी सी 2 बार है, डी सी को 2 बार दिया, 2 मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है। तब इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 डी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए कि ए डी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका डी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बी सी बराबर 2 डी सी रखेंगे, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर 4 डी सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, डी सी को लाए घटा देंगे, डी सी स्क्वायर को लाए घटा देंगे तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर हो जाएगा। तब ये 4 डी सी स्क्वायर में से एक डी सी स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ पर 3 डी सी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ पे ए डी स्क्वायर हो जाएगा। तब इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो है कि वैल्यू जो निकालना है क्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा, उसमें ये भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा 3 डी सी स्क्वायर, 3 डी सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर का मान हो जाएगा। ए डी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 3 डी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप हल करके इसको भी आप इसका आंसर या इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 डी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत दिया हुआ है, सी डी स्क्वायर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, सी डी स्क्वायर को डी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पर जो एक मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां के 2 बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करने का आप फॉर्मूला जानते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ये जो कि अंडर रूट वाला फार्मूला है, बीच की दूरी है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला है। तो इसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको है, तो ये जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये ए बी हम यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे, रेखा खींचने के बाद दिखा देंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखेंगे, 2 और 1 हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है। यहाँ पर जो वैल्यू आपका 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 और 1 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर जो है कि 2, 3, यहाँ पर x1 पहला हो जाएगा, यहाँ पर y1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा या y1, ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है ना। x2 y2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इनको जो है कि बीच की दूरी वाला फार्मूला पर रख के हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे ए बी बराबर, जब दूरी निकालना है तो ए बी बराबर दूरी जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में यहाँ पे जो है कि आपको हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये फार्मूला है, प्लस यहाँ पर y1 माइनस y2 का जो है होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर y1 माइनस y2, ठीक है ना, वहाँ पे x1 माइनस x2 जैसे भी है। आप यहाँ पर जो सूत्र लेकर इसको हल करके दिखाना है, तो किसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी हम रख देंगे यहाँ पर, ए बी रखने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, ए बी रखने के बाद जो है कि यहाँ पे x1 का मान रखेंगे, x1 का मान रख के जो है कि फिर इसके बाद x1 का मान रखेंगे, x1 का मान 2 और है और x2 का मान 4 है, यहाँ प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो है कि y2 का मान जो है कि आपका 1 है, ठीक है ना। तब यहाँ पर करेंगे 2 माइनस 4 करेंगे तो 4 में से 2 निकल जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। 4 से 2 घट जाता है तो कितना हो जाता है, ये 2 बच जाता है तो -2 बचता है, याद रखिएगा, क्योंकि जिसका मान अधिक होता है उसी का चिन्ह रखते हैं। 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे हम। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा और वहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 हो जाएगा, दोनों धनात्मक हो जाएगा। यदि ऋणात्मक भी है तो वो धनात्मक हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी बराबर जो है कि 4 + 4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाता है। या तो आप इसको 8 रख सकते हैं या तो इसका जो है कि आपको पूर्ण वर्ग करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो 4 और 2 कर देंगे, यहाँ पर 4 और 2 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 4 का जो है पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग तो बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाता है उसके बदले। तब यहाँ क्या हो जाता है 4 और यहाँ पर जो हो जाता है कर्ण में 2 हो जाता है।
जिसका पूर्ण वर्ग नहीं मिलता उसको करने के अंदर आ जाते हैं। याद रखिएगा, ये आपका इकाई लिख दिया जाता है। इसका आंसर क्या करेंगे, इकाई लिख देंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब इस तरह से अगला प्रश्न जो कि हम देखेंगे यहाँ पर जो है कि 2 कर्ण में 2 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन तो हमने क्या कर दिया है, ट्रिक कर दिया है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन पर हम क्या कर देते हैं, ट्रिक कर देते हैं। इस तरह से आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका कैसा हाल है। यहाँ पर साइन का वैल्यू दिया है, ठीक है। ये 7/25 दिया है, तो 7/25 दिया तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पर 7/25 का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos A बराबर दिया है 7/25 दिया है। तो आपको इसको कई विधियाँ हैं, 2 प्रकार की विधियाँ हैं। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको पिक्चर बना के भी दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर tan A + cot A जो है कि आपका वैल्यू निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। tan A और cot A निकालना है, तो इसको याद रखना है। तो ये 7/25 है, तो cos A बराबर जानते ही हैं, आधार बटे क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर जो कि मेरे प्यारे बच्चों, आधार बटे जब कर्ण हो जाता है तो क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण, तो 7 हो गया आधार हो जाएगा और 25 क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों में सब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर जो है कि एक फॉर्मूले के हिसाब से यदि निकालना तो tan A cot निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हम वैल्यू रखेंगे। तो लंब यदि नाम आपको निकालना रहेगा, लंब तो लंब निकालना रहेगा, तो उसमें कर्ण स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही है। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर लंब बराबर जो है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का मान यहाँ पर रखेंगे। कर्ण का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार का मान जो निकालता, आधार का मान यहाँ पर 7 हमने देखा अभी। तो आधार का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर रख दीजिए यहाँ पर, 25 में 625 हो जाएगा, है ना। अब 625 माइनस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 625 में से 49 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस करने के बाद देखिए नंबर क्या है, यहाँ पर माइनस करने के बाद ये हो जाएगा कि 576 हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से माइनस करके आप रख देंगे। तो 576 24 का पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर लंब कितना निकल गया है, लंब आपका निकल गया 24। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, आप चाहेंगे तो पिक्चर भी बना के इसमें हल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको आप लगा सकते हैं। तो tan का वैल्यू निकालेंगे तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो इसमें लंब बटा आधार लिखेंगे हम, ठीक है ना, लंब बटा आधार यहाँ पर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लंब का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये लंब 24 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है कि यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो लंब बटा आधार जो है कि आपका 24/7 हो जाएगा। अब cot A का मान निकालेंगे तो cot जो है कि क्या होता है, tan A का उल्टा हो जाएगा। जब ये दोनों सेम सेम दिया तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, उसको उल्टा हो जाएगा तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार बटा लंब को क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर जो आधार बटा लंब को यहाँ पर लिखेंगे, 7 बटा कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 24 हो जाएगा। या तो tan नहीं दे दिया तो cot A पूछा तो उसका उल्टा भी करके लगा सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे और हल करेंगे tan A और cot A में। तो tan A का जो वैल्यू है 24/7 है यहाँ पर, और इसके बाद जो cot A का वैल्यू है तो 7/24 है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हर समान नहीं है, यहाँ पर हर समान नहीं है। यदि हर समान होता है तब आप डायरेक्ट हल कर सकते, लेकिन हर अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 7 और 24 का लघुत्तम लेंगे तो 168 हो जाएगा। 7 का भाग देंगे 168 में, 7 का 168 में भाग देंगे, जितना आता है तो 24 में गुणा करना है। तो ये जो है कि आपका जो है कि 7 का भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए। हमें 24 से 168 में भाग देंगे तो वही 7 आएगा। 7 का 7 में गुणा कर देंगे 49 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, तिर्यक भी गुणा कर सकते हैं और नीचे का नीचे भी गुणा करके रख सकते हैं। 576 में 49 जोड़ देते हैं तो 625/168 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कि मान निकल गया है 625/168। इस तरह से आपका ये उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो कि आने वाले जो भी सवाल रहेगा उसको आप हल कर सकते हैं और हल करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए देखिए, डी इसका आंसर हो जाता है। अब 9वां यहाँ पर देखते हैं कि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, इसको अच्छी तरह से आपको हर प्रश्नों को पढ़ना है। तो कहा कि यदि समतल मैदान है, बराबर मैदान पर मीनार की जो छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के कर्ण में 3 गुनी है, ऊंचाई के कर्ण में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ये जो है कि आपका हाइट और डिस्टेंस का सवाल है, आराम से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समतल भाग है तो समतल भाग आधार हो जाता है, और मीनार की छाया तो कोई भी मीनार एक बनाना पड़ेगा आपको, तो ये लंब हो जाएगा। ऊंचाई कर्ण में 3 गुनी, तो उन्नयन कोण आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पिक्चर बना लिया जाए। तो यहाँ पर एक जो है कि आधार नीचे दे दिया है,
आधार पर एक लंब बनाया, जो लंब का मान ए बी रख दिया हूँ, और इसका जो आधार का मान है बी सी है, मतलब ए सी है, सॉरी, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है कि ये जो उसकी ऊंचाई आपको एच माननी है, जब कुछ नहीं दिया तो एच मीटर आप मान लीजिए, एच मीटर मान के आपको लगाना है। ये मीनार है, एच मीनार, ठीक है ना। एच क्या है, यहाँ पर मीनार है, और एक मीनार की छाया की लंबाई जो होती है, छाया की लंबाई, जो ये लंब है उसकी ऊंचाई कर्ण में 3 गुनी होगी। ऊंचाई की कर्ण में 3, जो ऊंचाई होता है उसका कर्ण में 3 गुनी होगी। तो छाया फिर यहाँ पर दे दिया जाए, छाया लिख दिया जाए। तब यहाँ पर क्या होगा कि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी चौड़ाई के कर्ण में 3 गुनी है, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या करेंगे, एच के 3 गुनी हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कर्ण में 3, कर्ण में 3 एच हो जाएगा। अब छाया का मान निकालें तो कर्ण में 3 एच हो जाएगा। मीनार का यदि एच मान लिया तो छाया का निकालें तो कर्ण में 3 एच हो जाएगा। जैसे ये सवाल जो है कि मानने वाला है, ठीक है ना। ऊंचाई यदि मान ली है तो आपको छाया निकालना है, तो फिर कर्ण में 3 एच हो जाएगा। ऐसे भी कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी से सी को मिला दिया है, क्योंकि कर्ण है ना। इसमें आपको थीटा यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो थीटा ज्ञात करना, तो उसके सामने वाले जो भुजा हो जाएगी तो वो तो आपको चाहिए, देख ही ले है। अब यहाँ पर देख लिए तो यहाँ पर करके त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पर थीटा मान लेंगे, कोण जो है कि थीटा मान लिया जाता है। त्रिभुज ए बी सी में आइए इस प्रश्न को हल कर देते, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी, अच्छा यहाँ पे ए सी बी है, सॉरी ए सी बी लेंगे, सॉरी ऊपर जो है कि वहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि थीटा का मान निकाला है यहाँ पे ना, तो ए सी बी लेना है। तो ए के कोण के सामने की जो भुजा होती है, क्या हमारा हो गया, अब यहाँ पर जो है कर्ण हो गया है ना, ठीक है ना, ये कर्ण हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है कि आप अब इसके सामने जो सी कोण के सामने की जो भुजा होती है ऊंचाई हो जाती है। तो ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया है, एच मीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। थीटा के सामने का जो ऊंचाई है वो क्या है, एच मीटर दिया हुआ है। तो इसका सब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा बी है, और जो है कि यहाँ पर जो आधार जो है कि आपका ए सी है, ठीक है। तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। तो ए बी बटा ए सी हो जाता है। tan थीटा बराबर जब वैल्यू निकालना है तो ए बी का मान आपका एच मीटर है, और आपका जो है कि यहाँ पर जो है कि ए सी का आधार का मान जो है कि आपका कितना है, ये कर्ण में 3 एच है। तो मतलब इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये लंब बटा आधार हो जाता है। तो लंब बटा आधार हो जाता है, तो एच एच से कट जाता है यहाँ पर, तो कर्ण में 3 बच जाता है। tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, ये 1 बटा कर्ण में 3 बच जाता है, क्योंकि एच एच कट जाते हैं। अब इस तरह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर tan थीटा का जो वैल्यू निकला है 1 बटा कर्ण में 3 हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। tan थीटा का जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर 1 बटा कर्ण में 3 रख देंगे। इस तरह से आंसर आपका प्राप्त हो चुका है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि tan थीटा जो है कि 1 बटा कर्ण में 3 किसकी वैल्यू है, तो इसको मिलाएंगे जब आप अपने सारणी में, तो ये 30 का वैल्यू है। तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यदि मान लीजिए कि सवाल इस तरह से दिया है और थीटा का मान पूछ रहा है, मतलब कोण पूछ रहा है कितने अंश का होगा, तो भी आप आराम से उसमें निकाल सकते हैं। और इसका यही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी बराबर 30 अंश, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आप प्रश्नों को जो है अगला प्रश्न भी कई जो दिए होंगे, या तो इस तरह से आए हुए प्रश्न यदि डबल भी हो सकता है, तो आप उस तरह को हल कर सकते हैं। आइए तो समझ लेते हैं कि एक वृत्त की समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इस तरह से ये आपका जो है कि एक प्रमेय है, जो इस तरह से सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। तो आप प्रमेय अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो फिर ये आपको याद रहेगा, और उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल एक बनाते हैं, ठीक है ना, वृत्त बना देते हैं। वृत्त, ये देखिए वृत्त है, और करेंगे समांतर स्पर्श करेंगे, जो नीचे की जो और ऊपर की जो समांतर रेखाएं होंगी वो स्पर्श करते हैं, ठीक है ना, ये स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी एक रेखा और नीचे भी एक रेखा खींच देंगे, और दोनों को स्पर्श करते हुए क्या करेंगे, समांतर रेखाएं उस पर खींचेंगे। तब इस तरह से इसमें क्या हो जाती है, इसमें वृत्त की समांतर रेखाएं होती है 2 होगी, ठीक है ना। ये कितनी हो सकती है, तो 2 होगी। अब यहाँ पर जो है कि 11वां हम देखते हैं, 11वां प्रश्न में क्या है 11वां में। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 दिया है। तो ये देखिए आपका जो एक प्रश्न बहुत जानदार और शानदार है, यहाँ पर प्रश्न है। तो इसकी भी तैयारी आप जो है कि इसकी तैयारी आप हल कर सकते हैं, हल करके निकाल सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर जो है कि दिया हुआ है, तो फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो आर का मान यहाँ पर जो दे दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर थीटा का मान भी आपको 60 अंश दे दिया है। तो यहाँ पर त्रिज्या, और जब आपको थीटा का वैल्यू ज्ञात हो गया है, तो यहाँ पर जो है कि आप प्रश्न को आप हल करेंगे। त्रिज्यखंड क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड यहाँ पर बन जाएगा, लिखेंगे त्रिज्यखंड का लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा, थीटा बटे 360 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू जो है कि रखना है आपको त्रिज्यखंड का मान निकालने के लिए। अब यहाँ पर थीटा बटे 360 हो जाएगा तो 60, अब यहाँ पर थीटा का मान 60 है, 60 बटे 360 हो जाएगा, गुणे पाई का मान यदि माना 22/7 कंडीशन में है तो 22/7 रखिए, ठीक है। या तो पाई इसमें पूछ रहा है तो पाई वाले ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखते हैं, यहाँ पर आर का मान रखते हैं तो आर का मान यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 बटे 144 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। या तो अब तिरक 0 से 0 कटा दीजिए, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/6 हो जाएगा, गुणे 6 से कटा दीजिए 12 को, तिरक कटा दीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 12 का 2 में गुणा करें तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाता है, 12 दूनी यहाँ पे 24 हो जाता है, तो यहाँ पे 24 पाई रखेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों 24 पाई आपका आंसर इस तरह से निकल चुका है। तो ऑप्शन में 24 पाई का सेंटीमीटर में दिया होगा तो 24 पाई के हिसाब से जो है कि आप उसका उत्तर उसमें जो है कि लगा लेंगे, ट्रिक लगा लेंगे। जो OMR शीट के लिए तैयारी रहती है और OMR शीट हम भर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है कि आने वाले प्रश्नों को ही हल करना है, याद रखिएगा। आप उन प्रश्नों में टाइम आपका व्यतीत नहीं करिए जो प्रश्न नहीं आ रहा है और उसमें आप टाइम व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आने वाले पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसका हल करें, चाहे वो खंड ब से हो चाहे खंड अ से हो, नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न 12 में 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोलाकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोलाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर डी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो डी बराबर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका त्रिज्या ये 1/2 जो कि डी निकल जाता है, तो यहाँ पर फिर 2 से भाग दे देंगे हम, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, तो ये आपका त्रिज्या निकल जाती है, ठीक है ना। मगर डायमीटर का जो आधा होता है वो त्रिज्या होता है, तो यहाँ पे 1/2/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो त्रिज्या होती है ये 1/4 हो गई कि नहीं हो गई। अब इसी से पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो जब त्रिज्या ज्ञात हो जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अर्धगोलाकार, ठीक है ना, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है अर्धगोले का, तो ये आप फॉर्मूला इसमें रखेंगे, संपूर्ण पृष्ठफल या संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रख देंगे, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 हिसाब पर यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। तो 3 पाई आर में जो है कि 3 रखेंगे, गुणे रख देंगे, पाई का मान 22/7, तो 22/7 में 3.14 रखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का मान नहीं रखा जाएगा, केवल क्या करना है इसके बाद जो है कि आर का वैल्यू रखना, तो जो 1/4 ऊपर निकला हुआ है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, और 3 पाई गुणा में आ जाएगा तो वही हो जाएगा, यहाँ पर 4 को 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर 3/16 जो सेंटीमीटर ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इस तरह से आप जो है कि यहाँ पर 3/16 सेंटीमीटर जो है कि आप देखिए अर्धगोले का, ये देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं कि ये ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो यहाँ पर 3/16 दिया है, 3/16 पाई सेंटीमीटर है, और उसमें जो है कि 3/16 पाई था, तो 3/16 हो जाएगा, क्योंकि जो पाई का जो वैल्यू नहीं दिया होता था, पाई का ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा कि पाई का ऑप्शन में वैल्यू दिया है, ऑप्शन में दिया तो उसका हल करेंगे। 13वां प्रश्न जो है कि देखिए सारणी का माध्य होगा। अब इस सारणी का माध्य हमें ज्ञात करना है, सारणी का माध्य ज्ञात करना है, तो वो तो आसान तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 10 तक है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 तक यहाँ पर है, और उसकी बारंबारता 2, 1, 4, 3 दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, सारणी का माध्य क्या होगा, इस तरह से निकालना हमको है, ठीक है ना। सारणी का माध्य निकालने के लिए देखिए कुछ तरीकों का हम यूज करेंगे, जो सूत्र के माध्यम से इसको हल करने का पूरा जो है कि हमारा ये रहेगा, कोशिश रहेगा, तो सूत्र से ही हल करने में समझ में आएगा। तो इसमें वर्ग अंतराल पहले लिख लेंगे। तो वर्ग अंतराल देखिए इसमें क्या है, सबसे एक वर्ग अंतराल का जो है कि हम कॉलम बना लेंगे, वर्ग अंतराल का कॉलम बनाने के बाद इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, और इसमें लिखेंगे बारंबारता दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर जो वर्ग अंतराल यहाँ पर हो जाता है ना, पहले वाले में, दूसरे वाले में बारंबारता होती है, जिसको एफ से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, FI से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो FI से आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर XI हम निकाल लेंगे, यहाँ पे XI निकालेंगे और यहाँ पे FI निकालेंगे, और XI यहाँ का जो है बारंबारता का और XI का दोनों का गुणा करके जो है रख देंगे। तो वर्ग अंतराल आइए हम देख लेते हैं, वर्ग अंतराल यहाँ पर 0 से 14 आप दिखा सकते हैं, और यहाँ पर जो कि FI का XI का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे FI XI दोनों निकल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर वर्ग अंतराल जो है कि 0 से 10 है, और यहाँ पर जो है कि वर्ग अंतराल जो है 10 से 20 है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर 10 से 20 लिख लेंगे, और तीसरे नंबर पर हम क्या लिख लेंगे, 20 से जो है कि आपका 30 लिख लेंगे, और यहाँ पर 30 से जो है कि लगभग 40 लिख लेंगे। तो इस तरह से जो है कि आपका जो वर्ग अंतराल है आप आराम से लिखिए यहाँ पर। तो उनके सामने जो है कि अंकों को निर्दिष्ट कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 4 और 3 हुआ। तो यहाँ पर XI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, XI निकालने के लिए दोनों का जो है कि प्लस करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 0 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 10 जोड़ने पर जितना भी संख्या आती है उसमें 2 से भाग देना होता है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। 0 और 10 जोड़ेंगे, 20 और 30 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 का आधा करेंगे 15 हो जाएगा। अब इसी तरह आपका लगभग जो है कि 5 5 सब जुड़ता हुआ चलता है, यानी 10 10 जुड़ता हुआ चला रहा है। जितने का डिफरेंस रहेगा उतना जोड़ते जाइए। 25 में 10 जोड़ेंगे, 15 में 10 जोड़ेंगे 25। अब यहाँ पर क्या क्या 25 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका आसान तरीका है, यदि आप एक वर्ग अंतराल निकाल लेते हैं समांतर श्रेणी में है, तो उसमें आने वाली जो बारंबारता ये होगी, क्या नाम है, XI का वैल्यू होगा 10 से जोड़ते जाए, जितना डिफरेंस जोड़ते जाए। अब जोड़ इनको क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब गुणा करते जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर 25 और 4 गुणा करेंगे 100 होगा, 25 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 3 5 15 और 3 3 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे FI XI और XI को जोड़ देते हैं, यहाँ पर बारंबारता को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बारंबारता जो है 4 3 7 1 8 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिग्मा FI हो जाता है। सिग्मा FI का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, सिग्मा FI का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। अब इसी तरह जो है कि आप क्या करेंगे, FI और XI को जोड़ देंगे। FI XI को जोड़ देंगे तो ये कैलकुलेशन जो है कि आप कर लीजिएगा डायरेक्टली। यहाँ पर जो है कि जोड़ कर रख दिया जाएगा, 5 5 10 हो जाता है, 10 को जोड़ रखते हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद 1 हो जाता है, 1 1 2 हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर और फिर 1 1 2 हो जाता है, 220 हो जाता है। ठीक है ना। 220 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, जब आप मान निकालेंगे, ठीक है ना, तो माध्य का जब मान निकालें तो माध्य बराबर फार्मूला होता है। यहाँ पर माध्य बराबर फार्मूला लिखेंगे, माध्य बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर माध्य बराबर होता है सिग्मा FI और XI। सिग्मा FI और XI इसमें लिखेंगे, और नीचे जो है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा F का जो वैल्यू 10 है वो यहाँ पर रख के जो है कि आपको हल करना रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ऊपर जो है कि 200 आपका 30 हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कटाएंगे 10 से, तो आपका कितना हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 23 हो जाता है। तो इस तरह से माध्य ज्ञात करना रहेगा। तो आपके सामने प्रश्न यदि ऐसे रहता है तो इस तरह से आप उसका आंसर निकाल पाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे आपके दोस्तों को आपकी योगदान से, आपका सहयोग से उसको भी सहयोग मिल जाए और वो भी इसकी तैयारी कर पाए। 14वां, यदि कोई घटना घटित नहीं होती है, यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो प्रायिकता क्या होगी। तो घटना जब घटेगी ही नहीं तो प्रायिकता निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। ठीक है ना। एक इसके पहले फार्मूला भी आपको सब लिखवाया गया है, क्योंकि फार्मूला का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जब कोई घटना घटित ही नहीं रही हो रही है तो 0 होगा। यदि घटना घटित हो जाता है तो कुछ बात होती है कि घटना घटित नहीं हो तो 0 होगा। यहाँ पर 15वां देखते हैं, द्विघात के ऊपर जो 4x² - 4x + 1 के शून्यंकों का योगफल आपको निकालना है, शून्यंकों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो शून्यंकों का योगफल जो होता है माइनस से ये x वाले पोजीशन पे होता है, और शून्यंकों का योगफल निकाला तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला रखता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान निकाल देंगे, b का मान निकाल देंगे। तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर हल करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर a का मान 4 हो जाएगा, और यहाँ पर शून्यंक का योगफल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो शून्यंकों का योगफल निकालें तो अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन आप ABCD का वैल्यू निकालेंगे तो a का 4 हो जाएगा, b का -4 और c का 1 हो जाता है। ठीक है ना। तो आइए उसको पहले हल करेंगे, पहले इसका देखेंगे, -b बटे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, -b/a। या तो आप लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x का गुणांक बटे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ठीक है ना। बात वही है, यदि आप ये भी सूत्र यूज करते हैं तब भी गलत नहीं होगा, यदि आप सूत्र -b/a भी यूज करते हैं तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। माइनस जो है कि यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट में लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और x² का गुणांक जो है केवल 4 है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर धनात्मक इसको माना जाता है, तो 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, तो भाग देंगे तो इसका मान निकल जाता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों जो है कि आपका 1 मार्क की तैयारी लगभग जो है कि 1 मार्क की तैयारी हर प्रश्नों से आपको तैयार किया जा रहा है और कराया जा रहा है। तो यहाँ पर ए जो होगा, ए ऑप्शन होगा आपका, ये उत्तर होगा। इस तरह से जो है आप सवाल को हल करेंगे, हल करके जो है कि उनका निष्कर्षण और उनका जो इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कि अगला प्रश्न जो दिया हुआ, 2 संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, एक संख्या दूसरे की दोगुनी संख्याएं क्या होगी।
देखिए प्रश्न है, प्रश्न को थोड़ा घुमा घुमा कर पूछा है, कोई और भारी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर माना अब एक संख्या मानेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर जो है कि दूसरे दो प्रकार की संख्याएं हैं, तो दो प्रकार की संख्याएं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्याएं, आप लिखेंगे माना संख्याएं x है, माना संख्याएं x, और यहाँ पर दिया y है। दो आप जो है कि यहाँ पर समीकरण में हल मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे संख्याएं x और y, संख्याएं x और y को कैसे हल करेंगे, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई समीकरण नंबर 1 में ही कह रहा है कि जो भाई दोनों के बीच का जो योगफल है 24 यहाँ पर रख दिया गया है। अब इस तरह से प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ हम इंडिकेट करते हैं, एक संख्या दूसरे की दुगुनी संख्या है, तो एक संख्या दूसरे की दुगुनी हो जाएगी ना, तो यहाँ पर एक संख्या तो मान लीजिए कि x है और y संख्या जो एक दूसरी है, तो y संख्या दोगुनी हो जाएगी, 2 गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x माइनस, या तो डायरेक्ट आप प्रतिस्थापन में जैसे लगा सकते हैं कि x का मान जब 2y आया है तो x का मान जो है कि 2y क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख के जो इसको हल करेंगे, तो समीकरण जो है कि यहाँ पर जो दिया है 2 का जो मान है, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2y है, तो यहाँ पर जो मान है तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख कर, समीकरण नंबर 1 में रख कर क्या करेंगे, 1 में रखने पर या रख कर आप हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई है तो यहाँ पर 2y रख देंगे, प्लस यहाँ पर y बराबर 24 हो जाएगा जब मान रख दिए तो, ठीक है। अब 2y 1y मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा, 3y बराबर 24 हो जाएगा। अब y का मान आपको निकालना, तो डायरेक्ट आप जो है उसको क्या करेंगे, 3 से 24 को घटा देंगे, नहीं तो आप ये क्या करेंगे 24/3 रख देंगे, तो सिस्टमेटिक तरीके से कट के आपका जो है कि y का मान ये 8 आ जाता है। अब y का मान 8 आ जाता है गाइस, तो क्या करना है आप लोग कि ये बहुत आसान तरीके से इसको तीसरे समीकरण में आप रख सकते हैं। तीसरा समीकरण हम यहाँ पर निकाल चुके हैं कि y का मान जो है क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान, समीकरण जो है पहले में भी रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन पहले में रखेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो कि शॉर्ट तरीके से किया जाए। तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 यहाँ पर देखिए x बराबर 2y निकला हुआ है। अब x बराबर 2y निकला, तो x बराबर 2y निकला है, तो x बराबर क्या करेंगे, 2y का मान जो है 8 यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि सॉरी यहाँ पर 8 रखना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 और 8 होगा, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 16 और 8 होगा, तो यहाँ पर 1 कट कर दीजिए, तो ये 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 और 8 हो जाएगा। तो इससे 16 और 8 पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर वो गलती से जो 18 लिख दिए थे तो मिस्टेक हो गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, थोड़ा कभी कभी कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो बता रहा था उसमें थोड़ा सा, अब 18 लिखा गया उसमें। तो यहाँ पे आइए जो कि देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि बिंदु -2 और -6 और -2 और -10, ठीक है ना, ये मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो कि आगे वाले स्टेप में है, तो करे क्या, ये देखते हैं उसको कि मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर इतना ही प्रश्न है, तो इसको मध्य बिंदु से है, तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ए और बी हम दो बिंदु दे देंगे, उनको मिला देंगे, और 2 बिंदु दिया तो यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, -2 और 10 हो जाएगा। अब इस तरह से क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला मान कोई मध्य बिंदु है, कोई मध्य बिंदु यहाँ पर, तो उसका मान हम क्या करते हैं, पी ले लेते हैं, और XY का मान यहाँ पर रख देते हैं। जो XY का मान यहाँ पर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच से XY का मान निकालना होगा, तो यही तरीका, तो यहाँ पे x1 y1 मानेंगे, इसको -2 और -10 को यहाँ पे x2 y2 मानेंगे। यहाँ पे दोनों को जो वैल्यू कम देख लेते हैं, दोनों का वैल्यू यहाँ पर है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, तो ये देखिए आपका हो जाएगा, x का मान निकालें तो x1 + x2/2 हो जाएगा। ये मध्यता वाला सूत्र है, यहाँ पर y का जब मान निकालें तो y1 + y2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मध्यता वाला सूत्र रख के भी आप लगा सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 + x2/2 हो जाएगा। तब यहाँ पर जो है कि -2 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, -2/2 हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या -2 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, वो भी ऊपर वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो हो जाएगा आपका 6 और प्लस 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 6/2 हो जाता है, तो 6/2 हो जाता है, तो आप कटा सकते हैं। तब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, -2 और -2 4 हो जाता है, तो 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, -2 हो जाएगा। और वहाँ पर आपका जो x का y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू जो है कि हम 2 3 6 हो जाएगा।
तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है कि इसमें आंसर जो एक्स और वाई के आपके निकल चुके हैं। तो इस तरह से आने वाले प्रश्नों का हल आप जो है करके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहे कि जल्दी से जल्दी करके जो है कि बिंदुओं को हम OMR शीट को अच्छी तरह से भरने का प्रयास करेंगे। नहीं तो ज़्यादा लेट यदि करते तो समय भाई देखिए निश्चित होता है। इसमें ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, -2 और 3 हो जाएगा। समय निश्चित होता है और आप निश्चिंत होकर बैठने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा, एक्शन मोड में। tan a बराबर 4/3 हो तो sec a का मान निकालना, तो ठीक है ना। tan a का मान 4/3 तो sec a का मान निकालना, तो क्या करना है इसमें आइए देखते हैं। तो tan a बराबर फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। tan a बराबर फॉर्मूला लंब बटा आधार 4/3 होगा, तो उसमें लंब 4 होगा, 3 आधार हो गया, ठीक है ना। तब यहाँ पर sec a का वैल्यू निकालना है, sec a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर a -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर सभी फार्मूले और सभी सूत्रों पर ही हल हो रहा है। तो sec स्क्वायर a का मान निकालेंगे तो 1 प्लस tan का वैल्यू कितना कर देंगे, 4/3 का स्क्वायर कर देंगे, 4/3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका लगभग जो हो जाता है sec स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर a बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 4 चौक 16 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 चौक 16 और 9 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 और 9 हो जाता है। sec स्क्वायर a बराबर निकालना है तो फिर क्या करेंगे, तो ये गुणा करेंगे, ठीक है ना। 1 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 16/9 रख देंगे। तो आप त्रिय गुणा कर दीजिए, सीधी सीधी बात है। त्रिय गुणा करेंगे, त्रिय गुणा तो ये हो जाएगा 9 कम 9 कम 9 और 16 25 हो जाएगा। sec स्क्वायर a का मान 25/9 हो जाता है। तो 25/9 जो है कि अंडर रूट में रखेंगे। जब आपसे 1 का मान निकालना है तो फिर क्या हो जाएगा, 5/3 का 5/9 का जो वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो आपके आप उत्तर हो जाता है। तब इस तरह से आपका 19वां सवाल है, द्विघात समीकरण x² + x - 1 का विविधीकरण क्या होगा, विविधीकरण है। थोड़ा सा बच्चों मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी तबीयत भी डिस्टर्ब है, इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन कोई भी नहीं। आपका जो है कि आने वाला एग्जाम है तो उसकी तैयारी के लिए कोशिश तो करना पड़ेगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ये विविधीकरण वाला फार्मूला। इसमें कंडीशन कई सवाल हैं, कई सूत्र हैं। तो सूत्रों का समय पर जो यूज होगा, समय पर जो प्रयोग होगा उसके हिसाब से आप यूज करिएगा। अब यहाँ पर जो है कि आपका a का मान आपका 1 हो जाता है, b का मान माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर b का मान जो है केवल 1 वहाँ पर भी हो जाता है, c का मान 1 हो जाएगा। तो ABC का वैल्यू यदि आप निकालना रहेंगे तो ABC का वैल्यू जो है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है। तो -1 हो जाता है तो यहाँ पर क्या करें, d का b का मान रखेंगे और इसका 4 गुणे a का मान जो है आपका रखते जाएंगे। b का मान ये 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 यहाँ पर था दिया हुआ, तो d बराबर निकालें तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 कम 4 और माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से जो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5 हो जाएगा। तो b का मान मेरे प्यारे बच्चों जो है कि लगभग जो है कि आपको 5 इसमें आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप उसकी तैयारी भी कर लेंगे। और यहाँ पर आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, ठीक है ना। केंद्रीय प्रवृत्त की माप है। मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा कि हर प्रश्न के जो है आपको नियमों को और उसके पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक से भी पूछ सकता है। तो ये बहुलक होगा, केंद्रीय प्रवृत्त की माप क्या होती है, बहुलक होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न लगभग जो है कि यहाँ पर तैयार जो है कि ऑब्जेक्टिव वाले जितने प्रश्न सब हो चुके हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों का हम हल यहाँ पर कर चुके हैं। अब खंड ब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो खंड ब का जो है ये दूसरे वीडियो में आपको जो इसका जो बना कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बट इसको दूसरे वीडियो में आप